अचानक से बहन के ससुराल पहुंचे भाई ने जब प्रेग्नेंट बहन की हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचा और कहने लगा, छोटी, तू प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में तू कुएं से पानी खींच रही है, कहीं तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। इतना कहकर उसने अपनी बहन को पीछे हटाया और खुद पानी भरने लगा। तभी उसकी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, वाह बेटा, तुम आकर अपनी बहन की मदद करवा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, रोज घर पर आ जाना और झाड़ू पोछा के साथ साथ बाकी के सारे काम भी तुम ही कर देना। ये सुनकर सुमित का चेहरा लटक गया। वो कहने लगी, वैसे भी तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। क्या शादीशुदा प्रेग्नेंट बहन को घर पर ले जाकर बिठाने का इरादा है? अरे, मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि 2 मिनट में मेरा बेटा इसे तलाक दे देगा। उसके बाद बहन की बर्बादी का जिम्मेदार तू होगा। इसलिए अभी तूने जो यहाँ पर देखा है उसे भूल जा और तुरंत अपने घर चला जा। और बीच बीच में इस तरह बहन के घर पर नहीं आते जाते बेटा, वरना बहन के लिए ही अच्छा नहीं होता है। ये सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बहन यहाँ कितनी तकलीफ झेल रही थी, लेकिन यहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था। सुमित कहने लगा, माँ जी, अब मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने सोचा था कि आप ही हमारे घर की बड़ी हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप मेरी दीदी के साथ इतना अत्याचार करती होंगी। हाँ हाँ, मैं करती हूँ अत्याचार। और तेरी दीदी है ना, वो मेरे बेटे से भी मेरी शिकायत कर चुकी है, लेकिन मेरा बेटा इसकी बातों को नहीं मानता है। अब जा, जो करना है कर ले तू। सुमित चुपचाप सिर झुकाए हुए वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन के लिए क्या करे। वो दिन रात इसी उलझन में ही डूबा हुआ रहने लगा कि कैसे अपनी बहन को उस दुख के सागर से बाहर निकाले, क्योंकि घर पर सास के अत्याचार देखने वाला कोई था ही नहीं। रचना ऐसी अवस्था में भी सास को खुश करने के लिए घर के सारे काम करती थी, फिर भी सास के अत्याचार कम होने का नाम नहीं लेते थे। वो बहुत रोती थी और सोचती थी कि मेरे पति ने शादी के समय जो वचन लिए थे वो वचन तो वो निभा ही नहीं रहे हैं। मेरे सुख दुख से उन्हें मतलब ही क्या है? वो तो बस माँ की बातों को ही सच मानते हैं। क्या मैं इतनी झूठी हूँ कि अपने बारे में झूठ बोलूँगी? वो फूट फूट कर रोती थी। उसके ससुर जी भी 6 महीने पर घर आते थे, तो घर में क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। घर के मर्द बस काम कर रहे थे और घर की औरतों को उन्होंने घर संभालने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कौन क्या संभाल रहा था ये तो किसी को पता ही नहीं था। एक दिन ऐसे ही जब वो दोपहर का खाना बनाकर रसोई से बाहर निकली कि तभी उसकी मौसी सास घर चली आई। अब उसने खाना तो 2 लोगों का ही बनाया था, क्योंकि वैसे भी उसकी सास हमेशा उस पर कड़ी नज़र रखती थी कि वो कुछ अलग से बनाकर ना खा ले और खाना बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। इसलिए उसने खाना हिसाब से ही बनाया था। अब उसकी सास कहने लगी, बहू, दीदी खाने के समय पर आई हैं, तो थोड़े से पापड़ भी तल लो और खाना परोस दो। रचना तुरंत ही रसोई में गई। पापड़ तलकर उसने सलाद भी काट लिया और अचार भी थाली में रख लिया। उसने दाल चावल और आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी। खाना उसने परोस दिया था तो सास और मौसी सास दोनों ने खाना खा लिया। उसके बाद शाम के 5 बजे जब मौसी सास वहाँ से चली गई, तब तक रचना को बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। उसके लिए तो खाना बचा ही नहीं था। वो रसोई में गई और सोचने लगी कि अब जल्दी से अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर उसने थोड़ी सी सब्जियाँ काटी और जैसे ही उसने गैस जलाया तो उसकी सास गुस्से में तमतमाते हुए रसोई में आई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो बहू? वो कहने लगी, मम्मी जी, खाना तो मैंने हम दोनों के लिए ही बनाया था ना। फिर मौसी जी भी आ गई तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ। उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, बहू, तुम्हें भूख सहना सीखना पड़ेगा। ससुराल में खाना कम पड़ जाए तो अपने लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती तुम। इतना कहकर उसकी सास ने गैस बंद करके बहू को रसोई से बाहर धकेल दिया। तभी एक जोर का तमाचा सास के गाल पर पड़ा तो सास की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ पलों के बाद जब सास के होश ठिकाने आए
तो उसके सामने उनके पति खड़े थे। पति को देखते ही वो सब पका सी गई थी और कहने लगी, अरे आप अचानक से घर कैसे आ गए? तो वो कहने लगी कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिली थी, तो 3 दिन की छुट्टी और लेकर मैं घर चला आया। मैंने सोचा कि यहाँ आकर मैं सबको सरप्राइज़ दूंगा। मैं तो सबके लिए उपहार लेकर आया था, लेकिन तुमने तो यहाँ मुझे सदमा ही दे दिया। घर की बहू के साथ तुम इतना गंदा व्यवहार करती हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उनके पति उन्हें गुस्से से डांटते हुए बोले, चुप करो तुम, कैसी औरत हो तुम? बहू प्रेग्नेंट है और ऐसी अवस्था में तुम उसको धक्के मार रही थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम्हारी सफाई का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अरे पहले भी मैं सोच रहा था कि बहू की शादी हुई है, उसे अपने पति के पास रहना चाहिए। इसी बीच जब पता चला कि बहू माँ बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि बहू तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी, लेकिन तुम इतने गंदे तरीके से इसका ध्यान रख रही हो। मैं घर पर कम ही आ पाता था, तो मैंने सोचा था कि चलो बहू घर पे रहेगी तो तुम दोनों साथ में एक दूसरे का ध्यान रख लोगी, लेकिन अब तुम अकेले ही रहो, क्योंकि तुम अकेले रहने के ही लायक हो। बुढ़ापे में भी ऐसी सास की कोई सेवा नहीं करेगी। एक तो मैंने जब भी ये कहा कि तुम मेरे साथ मेरी जॉब लोकेशन पर चलो, तो तुमने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अरे तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी या इस मकान से? फिर भी मैंने तुम्हारी इच्छा का मान रखा, क्योंकि वहाँ किराए के मकान में तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब बहू को यहाँ तुम्हारे साथ रोज घुट घुट कर जीते हुए मैं नहीं देख सकता। इतना कहकर उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे अजीत को फ़ोन लगाया और कहने लगे, बेटा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर चले आओ और अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ पर तुम्हारी माँ उसका ध्यान नहीं रख रही है। अजीत पिता की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। हालांकि पत्नी ने भी उसे कई बार कहा था कि उसे वहाँ नहीं रहना, माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, लेकिन अजीत सोचता था कि आजकल की लड़कियों को पति के पास आने की बहुत जल्दी होती है, इसीलिए वो माँ के बारे में झूठ बोल रही है। और फिर गर्भावस्था में पत्नी की देखभाल करना उसे बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन आज पिता की फटकार सुनने के बाद उसे समझ में आ गया था कि मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए वो अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर घर चला आया। घर पहुंचने के बाद उसके पिता ने उसे शांति से बिठाकर सारी बातें समझाई और कहने लगे, बेटा शादी के बाद अब तुम्हारी पत्नी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी माँ उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है, तो अब तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ, घर पर नौकरानी रखो। तुम्हारी पत्नी यहाँ पर सारा काम संभाल रही है, तो वहाँ पर भी वो खुद का ध्यान रख लेगी। क्यों बहू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? रचना ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब भला वो क्या बोलती। आज उसके ससुर जी ने उसके दुख तकलीफ को समझकर उसके दुखों को दूर करने की कोशिश की थी। इतना ही उसके लिए काफ़ी था। 1 सप्ताह के अंदर ही अजीत अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया था और अब वो खुद उसका ध्यान रखता था। बाद में रचना को पता चला था कि उसके भाई ने ही रचना के ससुर जी को फ़ोन करके सारा हाल कह सुनाया था, इसलिए वो अचानक से घर पहुँचे थे। इधर घर में रचना की सास अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब ना तो वो किसी पर हुक्म चला सकती थी और ना ही किसी के साथ प्यार से रह सकती थी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उनके पति भी तो कभी कभार ही घर आते थे और बेटा तो माँ की असलियत जानने के बाद उनसे फ़ोन पर ठीक से बात भी नहीं करता था, और बहू से उन्होंने कभी ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं था कि वो दोनों आपस में बातचीत कर सकें। इसलिए अब रिश्तेदार के भरोसे ही उनकी ज़िंदगी कट रही थी। कभी कभी अकेलेपन में उन्हें घबराहट भी होती थी और वो सोचती थी कि जब बुढ़ापा आएगा और मैं असमर्थ हो जाऊंगी तो पता नहीं बहू मेरी सेवा करेगी भी या नहीं करेगी। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ होने के बाद वो बेटे बहू से माफ़ी मांग सकें। इसलिए वो बस एक डर के साए में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर थी। अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था, फिर भी वो किसी से कुछ बोलती नहीं थी। अकेलापन उन्हें इस कदर खाने को लगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और एक दिन उन्हें लकवा मार गया। तब उनके पति को और कुछ समझ में ही नहीं आया, तो वो उन्हें अपने साथ लेकर आ गए।
पति के साथ किराए के उस छोटे से मकान में रहना उन्हें शुरुआत से ही अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अकेले रहती आई थी। लेकिन आज उन्हें इस किराए के मकान में असमर्थ होकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उनके पति ने उनकी देखभाल करने के लिए घर में एक नौकरानी लगवा रखी थी, लेकिन फिर भी वो परिवार के सदस्यों के साथ हंसने बोलने के लिए तरस कर रह जाती थी। अब उनकी बाकी की जिंदगी ऐसे ही रोते रोते गुजर रही थी, क्योंकि जब तक वो स्वस्थ थी तब तक उन्होंने अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने पर ध्यान नहीं दिया। अब तो जो बदसूरत रिश्ते उन्होंने बनाए थे, उनकी टीस के साथ ही उन्हें अपनी अंतिम यात्रा तक का इंतज़ार करना था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।